नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे महान दार्शनिक, विचारक, शिक्षा शास्त्री रूसो जी। रूसो जी के यहाँ पे हम देखेंगे इनकी क्या कृतियाँ थीं, इनका सामाजिक विचार क्या था, इनका नैतिक विचार क्या था, इनका राजनीतिक विचार क्या था, इनका क्रांतिकारी विचार क्या था। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इनकी जीवन परिचय के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी कृतियाँ पढ़ लेते हैं, बहुत सारे विचारकों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके जीवन परिचय के बारे में कहीं ना कहीं एक दिमाग में टेंडेंसी बनी होती है कि इनका जीवन परिचय क्या था, इन्होंने प्रारंभिक अवस्थाएं किस तरीके से व्यतीत किया, कहाँ पे व्यतीत किया, इसके बारे में जानना थोड़ा उत्सुकता बनी रहती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंतर्गत रूसो जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि उनका बचपन किस तरीके से बीता, उनके माता पिता कौन थे, उनकी वैचारिक व्यवस्था कहाँ से जन्म ली। इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, रूसो का जो पूरा नाम है, रूसो का पूरा नाम जो है वो है ज़्याज़ेविक्स रूसो। ज़्याज़ेविक्स रूसो इनका पूरा नाम था। यह एक महान दार्शनिक, प्रखर विचारक तथा क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री थे। बताया जाता है कि समाज की रूढ़ियों और आडंबर का जिस दृढ़ता से रूसो ने विरोध किया वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। कुल मिला के इनका जो प्रारंभिक नाम था वो ज़्याज़ेविक्स रूसो था। कभी कभी अगर मान लीजिए इनका पूरा नाम पूछा जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ज़्याज़ेविक्स रूसो का पूरा नाम था। यह एक महान दार्शनिक भी थे, प्रमुख विचारक भी थे तथा क्रांतिकारी भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। इनके क्रांतिकारी का परिलक्षण आगे हम लोग देखेंगे, जिसके तहत इनको यह पता चलता है रूसो एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। और इन्होंने रूढ़ियों आडंबरों का घोर विरोध किया, रूढ़वादिता को बहुत घोर विरोध किया, जो कि इनके मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूसो ने धर्म, राजनीति और शिक्षा पर समाज के प्रभावशाली वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर उसमें जन सामान्य की हिस्सेदारी पर जोर दिया। कहने का मतलब है मित्रों कि रूसो ने धर्म, राजनीति, शिक्षा पर समाज के प्रभावशाली वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर, कुल मिला के जैसे होते थे कि बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत लैंडलॉर्ड वाले आदमी होंगे जिनका पकड़ धर्म, शिक्षा और राजनीति पर ज़्यादा हो, तो उनके विरुद्ध इन्होंने एक मुहिम छेड़ा, एक आवाज़ उठाई और इस तरीके की आवाज़ उठाई जिससे कि जन सामान्य लाभान्वित हो सकें या जन सामान्य तक सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने लोगों के सामने रखा। अब जहाँ पर प्लेटो का आदर्श अतिमानव या लोकोत्तर मानव था, वहाँ पर रूसो का आदर्श क्या था? प्राकृतिक मानव। यह एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो का आदर्श क्या था, तो उनका आदर्श अतिमानव या लोकोत्तर मानव था, लेकिन रूसो का आदर्श अगर पूछते हैं या बताते हैं तो वो प्राकृतिक मानव था। प्राकृतिक मानव था क्योंकि वो प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा से बिलोंग करते थे रूसो जी, और उन्होंने ही प्रकृतिवाद का जो है प्रतिस्थापन किया। उन्होंने प्रकृतिवाद को लेकर आया जो कि एक शिक्षा का एक स्तंभ बना। रूसो मानव को प्रकृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। रूसो प्रकृति की ओर लौटने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत रूसो के कालजयी विचारों और रचनाओं पर ही आधारित है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा
पर रूसो के जो विचार हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप समझिए यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा को उन्होंने किसी औपचारिक शिक्षा से न जोड़ करके एक प्रकृतिवादी शिक्षा की विचारधारा को उन्होंने जोड़ा था। ठीक है, कुल मिला के उन्होंने विचारों को अच्छे से समावेशित करने का प्रयास किया है। अब आगे हम बात करेंगे रूसो का जीवन वृत्त। रूसो का किस तरीके से जीवन व्यतीत हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका लालन पालन कौन किया, और साथ ही साथ वो किस तरीके से एक महान दार्शनिक प्रकृतिवादी के रूप में समाज में परिलक्षित हुए, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रूसो का जीवन वृत्त, रूसो का जीवन वृत्त के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनका जन्म जो है 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा नामक नगर में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। ठीक है, रूसो के पिता एक फ्रांसीसी घड़ी साज थे। रूसो के पिता क्या थे? फ्रांसीसी थे और वह घड़ी साज थे, यानी घड़ी के कार्य को काम करते थे। रूसो के जन्म के तुरंत बाद रूसो की माता का देहांत हो जाता है या देहांत हो गया। फिर इनका जो देखभाल उनकी चाची ने की, जो एक लापरवाह महिला थी। रूसो के जन्म के उपरांत उनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका लालन पालन देख रेख उनकी चाची करती हैं, जो कि एक लापरवाह महिला होती है। उसके पिता और भी लापरवाह थे। इनके पिता व्यर्थ के उपन्यास पढ़ते थे। रूसो को इन उपन्यासों से कल्पना, संवेदना एवं बचपन में ही अधकचरी प्रौढ़ता मिलती है। कहने का मतलब है कि जब उनका कोई सही से लालन पालन करने वाला नहीं होता है, उसके पिता भी रूसो की ध्यान नहीं रखते हैं और व्यर्थ के उपन्यास की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से रूसो के कल्पना करने की अभिव्यक्ति, संवेदनाएं उसकी और बचपन में जो एक अधकचरी ज्ञान मिला वो एक प्रौढ़ रूप में परिलक्षित हो गया। इस तरह से रूसो अपना स्वच्छंद जीवन बिताना शुरू कर दिया। भाई ना कोई आगे था ना कोई पीछे था उसको देखने वाला, तो वो अपना जिस तरीके से मन होता था उस तरीके से अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। निरुद्देश्य से इधर उधर भ्रमण करने के दौर में वह स्विट्ज़रलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित हुआ। इसका अमिट प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। तो जब स्वच्छंद जीवन बिताना शुरू किया तो उसका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था, इधर उधर भ्रमण करने की प्रवृत्ति जाग उठी और वह स्विट्ज़रलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसका अमिट प्रभाव उसके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो चुका था। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे यह होता है कि 12 वर्ष की अवस्था में रूसो घर से भागकर छोटी मोटी नौकरी करने लगा। भाई उसके बाद क्या होता है, आदमी को कुछ न कुछ पैसे की आवश्यकता होती, तो वो अपने घर से भाग करके एक छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिनों तक एक स्वच्छंद पर आकर्षक महिला मैडम वारेंस के साथ सेवाएं में रहा। कुमला के वहाँ पे एक महिला मित्र भी उसकी बनी जिसका नाम था मैडम वारेंस। वो उसके साथ कुछ दिन रहा। फिर बाद में उसने क्या किया कि थेरेस लेवेस्योर नामक महिला से वह क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है और वह पेरिस में बस जाता है। पेरिस भी फ्रांस में ही है। तो वह थेरेस लेवेस्योर नामक महिला से विवाह करके पेरिस में बस जाता है। जैसा कि इसके बारे में एक विचारक हैं वो क्या कहते हैं, ग्रेव्स के अनुसार, यानी ग्रेव्स क्या कहते हैं रूसो के बारे में कि जो दिन घुमक्कड़ई में रूसो ने बिताया, उन्हीं में उसके मस्तिष्क एवं हृदय पर प्राकृतिक प्रेम की अमिट छाप पड़ी। कहने का मतलब ग्रेव्स कहते हैं कि अगर वह इतना स्वच्छंद मस्तिष्क से या स्वच्छंद विचार से
अब वह घुमक्कड़ ना होता या इधर उधर भागने वाला ना होता, शायद ही उसके दिमाग पर या उसके विचारों पे प्रकृतिवाद का प्रेम आ पाता। तो इसलिए एक बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन के रूप में यहाँ पे देखने को प्राप्त हुआ कि रूसो जिस तरीके से बाहर घूमता फिरता था, वही उसी को देख करके, उसी को जी करके वह लोगों को अपना अनुभव बांटता था। फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे, इन्हीं दिनों से प्राकृतिक प्रेम की अमिट छाप पड़ी और उसमें निर्धनों और शोषितों के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति की लहर पैदा हुई। ठीक है। फिर आगे उसके जीवन में हम लोग बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में फैली हुई सामाजिक विषमताओं, नैतिक आडंबर और व्यर्थ के ऐश्वर्य प्रदर्शनों से रूसों का विश्वास तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से उठ गया। कुल मिला के समाज में पहले कुरीतियाँ, विषमताएँ, नैतिक आडंबर, व्यर्थ के ऐश्वर्य प्रदर्शनों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जिसको देख करके रूसों के मस्तिष्क में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से विश्वास उठ गया। इस बीच उसने मिल्टन, लॉक तथा हॉब्स जैसे प्रसिद्ध दार्शनिकों की पुस्तकों का अध्ययन करता है। फ्रांस की सामाजिक राजनीतिक स्थिति रूसों के अपने अनुभव तथा इन विद्वानों की कृतियों के सम्मिलित प्रभाव से रूसों के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जैसे जब वो परेशान हो जाता है कि फालतू की चीज़ों को देख करके, इस लोक सौंदर्य को देख करके वो जो है बहुत हतोत्साहित होता है, तो उसने मिल्टन, लॉक जैसे, हॉब्स जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों का अध्ययन किया और उससे उसने अपने विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और उसके बाद क्या होता है कि रूसों को सर्वप्रथम तब प्रसिद्धि प्राप्त होती है जब उसने डिज़ाइन अकेडमी, जी हाँ इसको याद रखिएगा मित्रों, डिज़ाइन अकेडमी की निबंध प्रतियोगिता होता है कब, 1750 ईस्वी में, और उसका टॉपिक होता है हेज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट आर प्यूरिफाई मोरालिटी। कहने का मतलब इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, विज्ञान और कला की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट है। यह एक टॉपिक होता है जिस पर निबंध प्रतियोगिता प्रयोजित की जाती है और इसमें रूसो भी सम्मिलित होता है। रूसो इसमें क्या कहता है और उसका मतलब पूरा निबंध लिखता है रूसो, और उसका एक तात्पर्य, उसका मेन जो निचोड़ होता है उसका उत्तर था कि विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता में गिरावट आई है। तो इस निबंध के कारण कल का भटकता इंसान अनायास ही प्रसिद्ध हो जाता है। देख लीजिए, इस निबंध के कारण कल तक का भटकता इंसान अनायास प्रसिद्ध हो जाता है। और पुनः 3 वर्षों बाद पुनः इसी एकेडमी में मानवों में असमानता के कारण तथा यह प्राकृतिक नियम द्वारा स्वीकृत है या नहीं, इस पर एक जो है फिर से क्या होता है, निबंध प्रतियोगिता होती है। और इसमें भी फिर से वो रूसो जो है भाग लेता है और यह एक दूसरा निबंध होता है। और दूसरा निबंध संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हो जाता है। इस उपन्यास से वह एक महान प्रकृतिवादी के रूप में स्थापित हो गया, जिसने तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं का विरोध करता है, चूँकि वह औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत था। उसका मस्तिष्क ही औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत कार्य करता था, इसलिए वह तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं का विरोध करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रूसो अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं द न्यू हेलवयाज, द एमिल, द कॉन्फेशंस कारण एक महान दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, पर उसके जीवन के अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते। वह अपमानित होकर इंग्लैंड, जिनेवा तथा फ्रांस में भागता फिरता रहा। क्यों न बीतेगा? क्योंकि वह औपचारिक संस्थाओं के बिल्कुल विपरीत था। जो सौंदर्य वातावरण, जो
एक सिस्टम बना के काम करना चाहते थे। बिल्कुल उसके विपरीत था कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा जाए, वो प्रकृति की गोद में रहें, प्रकृति से वो सीखें, प्रकृति से पढ़ना सीखें, खाना सीखें, पीना सीखें। 12-15 वर्ष तक बच्चे को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, जिसका जो मस्तिष्क में आए वो करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसी वजह से वो रूसो जो है औपचारिक संस्थाओं के विरोध में था और उसी को लेकर के वहाँ के लोग उसके बहुत ही खिलाफ रहते थे, उसको अपमान करते थे, उसको अपमानित नज़रों से देखने लगते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसका जो अंत का जीवन था बहुत कष्ट में बीतता है और इसीलिए वह इंग्लैंड, जिनेवा तथा फ्रांस में भागता फिरता रहता है। अंततः 1778 ईस्वी में फ्रांस में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1778 ईस्वी में फ्रांस में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1779 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक रूसो के क्रांतिकारी विचार थे। तो इसी वजह से रूसो को एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में भी देखा जाता। जैसा कि नेपोलियन ने कहा है कि रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं थी। अब सोच लीजिए कि नेपोलियन साहब ने क्या कहा कि रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव ही नहीं थी। कुल मिला के रूसो जी ने लोगों के अंदर ये विश्वास जगा दिया था कि औपचारिक संस्थाएं बालकों के मस्तिष्क को संकीर्ण बना देता है, यह केवल रटने पे आधारित होता है, ये अनुभव आधारित शिक्षा को नहीं जो है दे पाता है। तो यही सारी बातें होती हैं जो कि वहाँ की जनता, वहाँ के समाज को एक क्रांतिकारी विचार के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि क्रांति भड़कने में इसकी एक अमूल योगदान के रूप में लोग देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रूसो की प्रमुख रचनाओं के बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं। अब रूसो की ये रचनाएं आपको महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूसो की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: द प्रोग्रेस ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमॉन्ग मैन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द न्यू हेल्वेज, the social construct, the Emil, consideration on the government of Poland, the conventions आदि इसके जो है प्रमुख रचनाएं होती हैं। शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सर्वप्रथम रचना एमिल है। अगर शिक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है तो रूसो का जो सर्वप्रथम रचना है वो एमिल होता है, जिसमें एमिल नामक एक काल्पनिक बालक को शिक्षा देने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक एमिल क्या होता है, एक काल्पनिक बालक का नाम होता है जिसको किस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जाए उसको यहाँ पे रूसो ने अच्छे से बताया है कि किस तरीके से किसी बालक को हम लोग शिक्षा दे सकते हैं प्रारंभिक अवस्था से। तो आज का मित्रों वीडियो यहीं तक रखते हैं। रूसो पार्ट 1 के नाम से यह वीडियो होगा। अब इसके आगे उसके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा में सामाजिक स्तर क्या था और बहुत सी सारी चीज़ें जो शिक्षा से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज लेकिन यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों जय हिंद।